আছে। So তিনিদিনীয়া program হ'ব। Before we start the actual activity of the program, I welcome our Vice Chancellor sir, our President sir, Registrar sir, and the officer. Program for the consecutive 2 days. Okay, so without wasting any time, I will request Indramohan Singh ji to come on the dais and start his deliberation. मॉर्निंग सर, वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये डिजास्टर की ट्रेनिंग है जो 3 दिन के लगभग चलेगी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम आपको बताएंगे, कोशिश बताएंगे। और लास्ट में कुछ केमिकल इमरजेंसीज का है, फ्लड का है, अर्थक्वेक का है, सारे तरह के जो डिजास्टर हो सकते हैं। और हम लोगों को एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए स्टूडेंट, एज ए आपके जो कॉलेज के फैकल्टीज हैं, एज ए सिटीजन, हमको जो चीज़ें सर्वाइव के लिए, सेल्फ सर्वाइव के लिए फिर हम ताकि आगे जाके ओके तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ इसमें बेसिक प्लान डिपार्टमेंट चीज़ें होती हैं हमको सीखने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये हमारा एनडीआरएफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें हमारा मोटो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र कहीं पे भी आप प्रेजेंट होते हैं, ऑन व्हील में रहते हैं, सारे तरह के डिजास्टर के सामान को लोड करके। और 3 हमारी जो गाड़ियाँ हैं और पुराने समय में बड़े बड़े डिजास्टर आए हैं, जैसे 1999 में जो सुपर साइक्लोन उड़ीसा का आया था, वहाँ से 4 हड़तालें हो चुकी हैं। और इसके बाद में हम किसी भी तरह का केमिकल बर्न और रेडियोलॉजिकल न्यूट्रल ये इसके लिए कैसे हमको कॉल किया जाता है, एसडीएम में एनडीआरएफ हेडक्वार्टर या एनडीएम में एमएचए के द्वारा थोड़ा सा क्या होता है डिजास्टर, कैसे इसके बारे में हम फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, एपिडेमिक, वोल्केनो, ये C11 है जैसे हमने पीछे कुछ समय पहले कोरोना को झेला है। बोट कैप्साइजिंग, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोड कर लेते हैं, जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बैठा लेते हैं तो कैप्साइज करती है, टूट जाती है। तो इसमें भी एक तरह से ये मैनमेड डिजास्टर, रोड एक्सीडेंट ये मैनमेड डिजास्टर के श्रेणी में आता है। कोलाप्स स्ट्रक्चर है, कोलिजन एक्ट वेलकम, थोड़ी जानकारी लेंगे हम अर्थक्वेक के बारे में, कैसे हम आपके यहाँ पे कुछ लोग एनएसएस से भी हैं और एनसीसी की ट्रेनिंग सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लेनी है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सर्किल है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। और बिफोर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन सबसे पहले क्या आता है, बिफोर डिजास्टर में प्रिपेयर्डनेस गवर्नमेंट। जैसे डिजास्टर आता है तो अफरा तफरी मच जाता है, क्लीनेस्ट ड्राइव ये होता है कि किसी भी तरह का डिजास्टर आता है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी होती है, जैसे इस यूनिवर्सिटी परिसर में है जो आप लोग हैं, ये किसी भी तरह करना है, क्या हमको करना है इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए, है ना। जो कि अर्थक्वेक का सिनेरियो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है। आपने ये पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे, इसमें आता है सिस्मिक जोन 5 में आपको मिले उससे अपने हेड को अपने कवर करना है। जैसे आप ऑफिस में आपके पास में रजिस्टर है या फाइल है, तो फाइल से अपने हेड को कवर करना है। आप कॉलेज में है, आपके पास में स्कूल का बैग होता है, तो अपने बैग को अपने हेड पे रखना है, अपने बॉडी को छोटा बनाना है और ऐसी जगह पे छुपना है जहाँ पर आपको ऊपर से कोई डैमेज गिरती है या कोई डैमेज पार्ट करता है बिल्डिंग का, तो वो आपको कम से कम चोट आए। जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये सेफ है, एक ये पोजिशन हो गया, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए निकल जाते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
कभी भी ऐसा अर्थक्वेक आता है तो हमने कभी भी लिफ्ट का जो भी मलबा ऊपर से गिरेगा, जो भी डेब्रिस ऊपर से गिरती है, जो भी कंट्रोल के नीचे जाएंगे, डेस्क के नीचे जाएंगे, उसके बाद में होल्ड करना है। होल्ड कितना देर करना है? फ्लड के दौरान हो, साइक्लोन के दौरान आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि फ्लड आता है, हम उसमें मलबा भी आता है, फायर अलार्म, जो फायर एक्सटिंग्विशर, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपके कॉलेज में जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा होगा, लगभग हर ऑफिसों में, कैंटीन में, क्लासरूम के आसपास, ऑफिस के आसपास, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं होती है। ये भी डिजास्टर है, इसके बारे में मूव इनलैंड हाई ग्राउंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। जैसे अर्थक्वेक आता है, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे पानी वाला इलाका है, समुद्र वाला इलाका है, तो आपने तुरंत हाई ग्राउंड की तरफ में फूड है तो ड्राई होना चाहिए, फर्स्ट एड किट्स में छोटी मोटी मेडिसिन हो, टॉर्च हो, सीटी हो, आपकी जैसे आपकी में सेव करके रखें, ब्लैंकेट, क्लॉथ, सैनिटरी आइटम, गैस, फोन, चार्जर। कैसे आप एक वॉलंटरी हेल्पर बन सकते हैं? इसमें गेट ट्रेंड इन फर्स्ट एड एंड सर्च एंड रेस्क्यू। एनएसएस ने, एनसीसी ने इस तरह के केरला फ्लड में 2018 में लगभग 25,000 लोगों वॉलंटियर्स और बताने की कोशिश किया गया। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन की तरफ में, और इसी के साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे। कुछ लोग आप में से आना चाहें तो क्या है करना हमको, अगर अब तक यहाँ पे आना है तो क्या करना है? DCS बताया था, ड्रॉप, कवर, होल्ड, है ना। हमने अपने हेड को तुरंत इसी से कवर करना है, अपने बॉडी कुछ फोटोग्राफ्स है, हाइट है उसके 1.5 गुना। मान लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट है 80 फीट, तो 80 प्लस हाफ कितना हो गया? 40, तो 80 एंड 40 कितना हो गया? 120 फीट। तो इस बिल्डिंग से हमको कितना दूर जाना पड़ेगा? 120 फीट दूर जाना पड़ेगा, जो हमारा ओपन एरिया होगा, उस ओपन एरिया में हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद वो पहन के रखना है। इसी तरह का अगर किसी इलाके में कहीं पे कहीं फायर अलार्म हो रखा है, अगर किसी इलाके में आग लगी हुई है, तो उस तरफ को, उस रास्ते को हमको अवॉइड करना है, उस तरफ हमको नहीं जाना है, ठीक है। करना है इस तरह से क्यू में लाइन से बाहर जाना करना है। जो जब आप ओपन एरिया में चले जाते हैं तो उसके बाद में क्या सावधानी रखनी है? जहाँ पे आपका ओपन एरिया है, इस बिल्डिंग से निकल के जहाँ पे आप गए हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। इस तरह की सावधानियां लेनी है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई बड़ा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, अगर आप क्रैश हो जाते हैं तो किस तरीके से आप उसको बचाना है। जो भी हार्ड सरफेस है, किसी हार्ड चीज से वहाँ पे हमको नॉक करते रहना है। अगर आपके पास कोई विसिल है तो विसिल को बजाना है, नहीं तो कोई हार्ड सरफेस को प्रिपेयर फॉर आफ्टर शॉक। जैसे मैंने बताया कि अर्थक्वेक होने के बाद में, इसके बाद में आफ्टर शॉक है एक ऑब्जेक्ट हो गया, जिस तरह को आप अलमारी ले सकते हो या टेबल हो, और एक दूसरे को कम से कम इंजर कर सकते हैं। जब कोई कुरान आता है तो सही में गिरा हुआ उसका भी फोटोग्राफ। अपने हेड को, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो अपने हाथों से ही उसको कवर करना है। स्टेट की तरफ में इसी तरह का हादसा होता है, या कॉलेज में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम चल रहा है, जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कहीं से गिर जाते हैं, किसी घर में छत से गिर जाते हैं, तो आपको किसी तरह से चोट आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? इससे पहले हम एक CPR के बारे में बताते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिससिनेशन। आजकल ये यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हमारा जो स्वास्थ्य, जो हमारे शरीर में हार्ट है, ये क्या है? हार्ट क्या है? पंप करना, काम करना बंद कर देता है। When respiratory and cardiac arrest occur together, the patient is considered clinically dead। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गया और CPR देने से उसके हम उसको चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिव को कुछ बड़ा हुआ है, इसके पहले हम क्या इसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, क्या ये व्यक्ति बेहोश हुआ है कि क्या हुआ। इसमें क्या है? हम इसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सोया हुआ रहता है, को क्या करते हैं? उसको हम हिलाते डुलाते हैं। सोया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? हिला डुला के उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे उसको हम जगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसके अभी हमने क्या किया, उसको कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी इसके हम CIP को चेक करेंगे, इसके सर्कुलेशन को चेक करेंगे, इसकी ब्रीथिंग को चेक करेंगे और इसके एयरवे को चेक करेंगे, क्योंकि हमको माउथ से माउथ उसको रेस्पिरेशन भी देना है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन को भी पहुंचाना है।
तो उसके लिए इसको एयरवे को भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसका CIB, सबसे पहले सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे थायराइड बोन है ये, इसके पास में अपने ऐसे दो उंगली को, बीच वाली दोनों उंगली को मिला के इस थायराइड बोन पे इस तरह से रखेंगे। तो हमको क्या है, ऐसे परफेक्ट करता हुआ ऐसे ये पल्स मिलेगी ऐसे। अब हम इसी को क्यों चेक करते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारा इस पल्स को चेक करता है। तो ये जो कार्डिक पल्स है ये हमारे हार्ट के बहुत नजदीक है, ये लास्ट समय तक भी इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्स आते रहता है। तो इसलिए हम इसको कार्डिक पल्स को चेक करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एयरवे को क्लियर करेंगे। एयरवे क्लियर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको उसके बॉडी को ऑक्सीजन भी पहुंचाना है। हम अपने माउथ से माउथ को रेस्पिरेशन देंगे। तो इसके लिए हम उसको जॉ थ्रस्ट अपने हाथों की दोनों उंगली से उसके ये जो जॉ होता है, जो हमारे जबड़े की हड्डी है, मुंह के नीचे वाले दांतों की जो हड्डी है, इसके नीचे में दबाते हैं दोनों हाथों से। तो ये जबड़ा क्या है, वो पेन से खुल जाएगा। खुलने के बाद में अपनी जो बीच वाली उंगली है, जो मोटे वाली उंगली है, उसमें उंगली से उसके मुंह में हाथ डाल के उसके मुंह को साफ कर देंगे। मतलब वो गिरा है, ठोकर खा के ही गिरा, जीभ कट गया, हो सकता है ब्लड ही भर गया हो, उसी से उसकी डेथ हो सकती थी। लेकिन हमने उसके मुंह को साफ कर दिया, ब्लड बाहर निकाल दिया, जीभ हमने बाहर निकल गया, तो क्या है, वो अभी उसको सांस आ जाएगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो फिर उसकी हम क्या करते हैं, उसके ब्रीथिंग को चेक करेंगे। तो ब्रीथिंग चेक करने के लिए जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमने देखा कि जो हमारी चेस्ट है वो क्या है, फैलती और सिकुड़ती है ना, एक्सपेंड होती है और फिर वापस जाती है ना। तो इस तरह से उसके ब्रीथिंग को हम चेक करेंगे। जब हम इस तरह से अपने जो हमारा जो गाल है, इसको गाल वाले हिस्से को उसके नाक के पास में लेके आए, तो वहां पे हमारी गर्म जो सांसें निकलती है, वो सांसें क्या होगी, उसको गाल पे पड़ेगी। और एक हम अपने नजर से उसके हाथों को देखेंगे। हाथों को देखने के टाइम पे क्या है, वो हाथ अप डाउन करेगा जब हम सांस लेते हैं। तो क्या है, ब्रीथिंग अपसेंट। जब उसका सर्कुलेशन भी अपसेंट हो गया, हमने एयरवे क्लियर कर दिया और ब्रीथिंग भी अपसेंट हो गया, अब उसको क्या है, उसको सीपीआर देने की जरूरत है। तो अब हम क्या इंश्योर करेंगे, जैसे ही हमने ये सब चीज कर लिया तो उसको स्टार्ट सीपीआर करना है ना। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, एक एयरवे ओपनिंग का कर रहा था। इसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं, ये दो तरीके से करते हैं। एक तो हम चिन को उठा के उसका एयरवे को क्लियर कर देते हैं, और दूसरा है ये जॉ थ्रस्ट। इसमें हम हाथों से उसके जॉ लाइन, जो हमारे जबड़े की हड्डी है, उसको दबाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर सीपीआर, अब हमको क्या करना है, सीपीआर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना है। अडल्ट एंड चाइल्ड ब्रेसेस फॉर इन्फेंट, एयरवे ओपनिंग करना है और लुक लिसन ये स्पेसिस को पल्स को ब्रीथिंग को चेक करना है। अभी क्या है, कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन शुरू करने से पहले पोजीशन ऑफ द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन पोजीशन। उसको क्या करना है, हमें उल्टे कमर के पीठ के बल उसको हार्ड सरफेस पे लेटाना है। अगर वो व्यक्ति जिसको ऐसा हमने सीपीआर देने की जरूरत पड़ रही है, हमने उसके रिस्पॉन्स को चेक कर लिया, उसके सर्कुलेशन को चेक कर लिया, उसके ब्रीथिंग को चेक कर लिया, पर वो ऐसी जगह लेटा हुआ है जो थोड़ी गद्देदार है, या घर के बेड पे पड़ा हुआ है जो कि गद्देदार जगह है, तो उससे हमको उसको उठा के जमीन पे, फर्श पे लेटाना है, हार्ड सरफेस पे लेटाना है, जो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ रबल्स पड़ा हुआ है, कुछ जो उसके कमर में चुप जाए, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इंश्योर करना है। उसको जमीन पे हमने लेटाना है, ठीक है। इसके बाद उसकी चेस्ट को हमने एक्सपोज करना है ना। अगर मेल है तो उसके चेस्ट को हम एक्सपोज करेंगे, और फीमेल है तो उसकी प्राइवेसी का हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद में गेट इन पोजीशन में आने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे दोनों घुटने हैं, इन घुटनों को एक उसके बेल्ट की लाइन पे और एक को उसके शोल्डर की लाइन पे लेके आते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे उस हिसाब से, उस तरीके से। फिर है चेस्ट कंप्रेशन। इससे उसमें क्या करना है, हम उसके हार्ट को लोकेट करना है, कहाँ पे हार्ट है। जो हमारा हार्ट है लगभग इसी साइज का होता है, जो हमारी मुट्ठी के हिसाब का है, इतने साइज का होता है। तो हमको क्या हार्ट की पोजीशन को लोकेट करना है। तो हार्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये जो हमारा रिब्स है, चेस्ट की जो रिब्स है, जो हड्डियां है, चेस्ट की जो हड्डियां है, इसको टच करते हुए हम ऊपर की तरफ को आते हैं, नीचे से टच करते हुए आएंगे ऊपर की तरफ को। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की बोन मिलती है, सेंटर में क्या होती है, एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, इसको बोलते हैं जैफेट प्रोसेस। यहाँ पे हम अपने मास्टर हैंड की फिंगर को रख देंगे, जो भी हमारा मास्टर हैंड है उसकी एक फिंगर को रख देंगे। इसके बाद दो उंगली ऊपर की तरफ रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
ये अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। फिर जो हमारा जो मास्टर हैंड है वो फ्री हो गया। इसका जो मोटी हथेली वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हमारा हथेली वाला हिस्सा है, मोटा हाथ का हिस्सा है, इसको जो हमने 2 उंगली रखी थी इसके ऊपर की साइड में रखना है। तो ये हमारे क्या हो गई, चेस्ट की लोकेशन पोजीशन हो गई। ठीक है, अभी है इसमें कंप्रेशन। तो कंप्रेशन देने से पहले जो मैंने बताया था पोजीशन हमारी दोनों घुटने, एक घुटना हमारा कहाँ होगा, बेल्ट की लाइन पे, दूसरा घुटना कहाँ होगा, शोल्डर की लाइन पे। इसके बाद में जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को जो मास्टर हैंड है वो नीचे की तरफ और दूसरा वाला हाथ है वो ऊपर, इस तरह से उसको लॉक करना है और मोटे वाले हिस्से को अपने चेस्ट के पास में हमने रखना है। और जब हम कंप्रेस कर रहे हैं 30 टाइम कंप्रेशन और 2 टाइम रेस्ट टू ब्रीथ। इसके बाद इस सर्कल को कितनी बार दोहराना है, 5 टाइम। 5 टाइम के बाद में दोबारा से उसके सर्कुलेशन को, ब्रीथिंग को हम चेक करेंगे। अगर वो प्रेजेंट हो जाती है तो फिर इसको हम रेस्ट पोजीशन में लेटा देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा सर्किल है ना। तो क्या करते हैं हम, कितने बार करना है, 5 टाइम इसको रिपीट करना है। ठीक है, करना कितना है, 30 टाइम हमने कंप्रेशन करना है और 2 टाइम इसको ब्रीथ देना है। समझ में आ रहा। इसके बाद 5 टाइम का रिपीट करेंगे। 5 टाइम के बाद दोबारा से सर्कुलेशन को प्रेजेंट करके चेक करेंगे। अगर प्रेजेंट करते तो हम उसको रिलैक्स पोजीशन में लेटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कंप्रेशन हम कितना करते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर का हम कंप्रेशन करते हैं। जैसे अगर आप अंदाजा नहीं ले पा रहे हैं कितना होता है, तो हमने व्यक्ति की मोटाई के हिसाब से लेना है। जो व्यक्ति को हम सीपीआर दे रहे हैं उसकी कितनी मोटाई है, इस मोटाई को ध्यान में रखना है। इसके बराबर 3 हिस्से करने हैं। जो ये मोटाई है, इस मोटाई के कितने करने हैं, 3 बराबर हिस्से करने हैं। और जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो 1 हिस्से के बराबर वो अंदर दबना चाहिए। कितना दबना चाहिए, 1 हिस्सा बराबर दबना चाहिए, या फिर 4 से 5 सेंटीमीटर। तो कंप्रेशन रेट है 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 80 से 100 के बराबर। ठीक है, और वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, लगभग 2 सेकंड का पूरा उसको लंबा पूरा ब्रीथ देना है। ठीक है, अब इसको रेस्ट पोजीशन में लेटा के ये क्या हो गया, रिलैक्स पोजीशन हो गया। अब घर पे भी अगर इस तरह से बेड पे लेटते हैं तो आपको काफी रिलैक्स मिलता है। इसमें क्या है, हमारे हार्ट को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने उसको दोबारा जीवित करने की कोशिश किया तो हार्ट को क्या है, कम काम करना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से पोजीशन में इसको लेटाते हैं। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, उसको लेटा दो, तुम लेटो, तुम लेटो। ये बाएं वाला हाथ है, इसको सिरहाने के तकिए के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो राइट वाला हाथ है, इसको हम यहाँ पे जमीन पे इस तरह से रख देते हैं। और जो हमारा राइट पैर होता है उसको यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, जोर से बोलो। मतलब कुछ बोल नहीं रहा। अभी क्या है, इसका कोई किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो वाइटल साइन है, जो हम इसके सर्कुलेशन सीएबी को चेक करेंगे। सीएबी मतलब सबसे पहले सर्कुलेशन की हमने क्या बताया था, जो हमारी ये जो थायराइड वाली हड्डी है, गले की जो हड्डी है, इसके ऊपर में हम बीच की दोनों उंगली को मिला के ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे। तो आपको क्या ऐसे पल्स पंपेट करते हुए वो फील होगा, ऐसे पल्स पंपेट करते हुए फील होगा, है ना। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसका पल्स नहीं मिला तो सर्कुलेशन एब्सेंट, क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन एब्सेंट। अब उसके क्या करेंगे, उसके हम एयरवे को क्लीन करेंगे। हो सकता है उसके मुंह में कुछ खा रहा हो, कोई 5 सुपारी खा रहा हो, वही गले में फंस गया हो, कुछ खाना खाया हो वही फंस गया हो, है ना, या गिर गया ठोकर खा के उसने मुंह में ब्लड भर गया, जीभ उल्टी हो गया, जीभ पलट गया, है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए उसमें क्या करेंगे हम, उसके एयरवे को, जो माउथ का जो हवा सांस लेने का जो रास्ता है, खाने का जो रास्ता है, उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, इसमें बड़े वाली उंगली हम हमारा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अंदर तक जाती है, इसको इस्तेमाल करेंगे।
चेक करेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा ये गाल वाला हिस्सा है उसके लिए चेस्ट की रिब्स है ये टूट सकती है ना, ये हड्डियां क्या है टूट सकती है। अगर आप इस तरह से मोड़ के इसको जोर लगाएंगे, जोर से ज़्यादा जोर लगेगा, डिपेंडेटिव होते हैं उनके पास में रहती है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो आप सिंपल साफ कपड़ा, कोई रुमाल है, कोई दुपट्टे का किनारा है, कपड़ा है, जिस तरह का स्कार्फ है, आप उसको किसी भी तरह के क्लीन कपड़े को इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा जब आप उसको सांस दे रहे हैं, सांस में ध्यान रखने वाली बात क्या है, अपने अंगूठे से उसकी ठोड़ी को दबाना है और बाएं हाथ की दोनों उंगली से उसके नोच को पिंच करना है, दबा के रखना है। नाक को बंद करना है दोनों हाथ की उंगलियों से, ठुड्डी से उसके मुंह को खोलना है और पूरे मुंह को कवर करते हुए पूरे माउथ को सांस देना है। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट, प्रेशर पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमें जो हार्ट के सबसे नज़दीक, जो सबसे बाद में बंद होता है, एक कैरोटिड पल्स करता है, जो हार्ट का फ्लो है वो सबसे बाद में होता है। इसलिए क्या है, कैरोटिड पल्स को चेक करना है। ये तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये हार्ट से बहुत दूर है। तो इसलिए हमेशा क्या है, कैरोटिड पल्स को ही चेक किया है। वो आपको मिलेगा नहीं, जैसे हम उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अचानक से पूरा सांस नहीं ले पाएगा, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी। पहले क्या उसका रिस्पॉन्स को हमने चेक किया, अभी क्या करेंगे, उसके माउथ को एयरवे को क्लीन करना।